और रिसेंटली यूपीएससी द्वारा कंडक्टेड एक एग्जाम में इस पर सवाल भी पूछा हुआ है, तो आप इसको यूपीएससी रिपीटेड थीम मानकर ही प्रिपेयर करें। जब हम थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि अर्थ को कुछ लिथोस्फेरिक प्लेट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब यहां पर देखिए एक लाइन लिखी हुई है, एस वेव का कैरेक्टरिस्टिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट हैज हेल्प्ड साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सरफेस वेव्स आर लास्ट टू रिपोर्ट ऑन द साइज्मोग्राफ। आप देखो तो सबसे पहली चीज टू अंडरस्टैंड इज कि कौन सी दो तरह की वेव्स हैं। अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि अगर मूवमेंट, आप देखिए यहां पे मीडियम बदला तो डायरेक्शन भी बदला। कई बार न्यूज में हम सुनते हैं एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। क्या होता है एपिसेंटर? या कई बार आता है कि रिक्टर स्केल पे वैल्यूज हैं 5 मैग्नीट्यूड, 7.5 मैग्नीट्यूड। क्या होता है रिक्टर स्केल? तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि एग्जाम की प्रिपरेशन में आपको पता होने चाहिए, जहां पर एनसीईआरटी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब क्लास 11वीं की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में चैप्टर है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जहां पर टॉपिक है अर्थक्वेक, जो आज हम कवर करेंगे। आइए शुरू कर, बहुत बेसिक सा इमेजिन करते हैं क्या होता है अर्थक्वेक। सिंपल शब्दों में देखें तो शेकिंग ऑफ द ग्राउंड, कई सोर्सेज में शेकिंग ऑफ द अर्थ भी लिखा हुआ रहता है। नाउ व्हाट इज कॉजिंग शेकिंग ऑफ द ग्राउंड? कुछ नेचुरल कॉजेज हो सकते हैं, कुछ मैन मेड कॉजेज हो सकते हैं। नेचुरल कॉजेज को समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से, आप इमेजिन बेटर कर पाएंगे। जब हम थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि अर्थ को कुछ लिथोस्फेरिक प्लेट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब जब ये प्लेट्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगी, शेकिंग ऑफ द ग्राउंड हो सकता है, एनर्जी रिलीज होगी, अर्थक्वेक की बात हो सकती है। या एक और एग्जांपल लेते हैं, वोल्केनिज्म हो रहा है ना, वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, वहां पर भी शेकिंग ऑफ द ग्राउंड की बात हो सकती है, वहां पर भी हम अर्थक्वेक की बात कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मुझे मैन मेड कॉजेस की बात करनी हो, एनसीईआरटी बात करती है, आगे हम देखेंगे एक्सप्लोजन्स के बारे में। एक्सप्लोजन्स के समय भी तो अर्थक्वेक आ सकता है, या कोई ऐसा रीजन जहां पे इंटेंस माइनिंग एक्टिविटी हो रही है, ड्रिलिंग हो रही है, अर्थक्वेक्स की बात हो सकती है। तो जहां पर भी जो पॉइंट है जहां पे एक्चुअली एनर्जी रिलीज हो रही है, वो पॉइंट कहला रहा है फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। इसी पॉइंट को हाइपोसेंटर भी कहते हैं। अब एग्जाम में शब्द फोकस भी यूज हो सकता है या हाइपोसेंटर भी यूज हो सकता है। एक और शब्द है जो न्यूज में कई बार सुना जाता है, एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। तो आइए देखते हैं, द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस, ये देखिए, द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। और अब इमेज को ध्यान से देखिए, इट्स अ पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस। तो दोनों ही चीजों पे कई एग्जाम्स में सवाल पूछे जा चुके हैं। अब यहां पे ना एक चीज समझिए, जब एनर्जी रिलीज हुई है ना, अब हमने बात की एनर्जी रिलीज हुई, तो एनर्जी ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अब हमें इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये वेव्स कहला रही हैं अर्थक्वेक वेव्स। अब अर्थक्वेक वेव्स दो टाइप की हैं, एक है बॉडी वेव्स, एक है सरफेस वेव्स। अब सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो जो वेव्स अर्थ के इंटीरियर में है, अर्थ की बॉडी में है, उनको नाम हमने दे दिया बॉडी वेव्स। जब यही बॉडी वेव्स सरफेस ऑफ द अर्थ पे पहुंच रही हैं तो वो इंटरैक्ट कर रही हैं विद द सरफेस रॉक्स और एक नई सेट ऑफ वेव्स बना देती हैं जिन्हें आप कहते हो सरफेस वेव्स। अब लिखने का तरीका क्या है, बॉडी वेव्स कैसे जनरेट हुई? जब फोकस पे एनर्जी रिलीज हुई, तो वही वो बता रहे हैं, बॉडी वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस, और ये मूव करती है इन ऑल डायरेक्शंस।
पर अभी ये ट्रैवल कर रही हैं थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ, इसीलिए इन्हें बॉडी वेव्स कहा जा रहा है। जब ये बॉडी वेव्स इंटरैक्ट करेंगी विद द सरफेस रॉक्स, आप देखिए व्हेन दे विल इंटरैक्ट विद द सरफेस रॉक्स, ये नई सेट ऑफ वेव्स बनाएंगी जिन्हें आप सरफेस वेव्स कह रहे हो। ये कहां मूव करेंगी? अलोंग द सरफेस, है ना। तो वही वो कह रहे, सरफेस वेव्स मूव करेंगी अलोंग द सरफेस। तो सबसे पहली चीज टू अंडरस्टैंड इज कि कौन सी दो तरह की वेव्स हैं। सेकेंड स्टेप यहां समझना है बॉडी वेव्स के टाइप्स। बॉडी वेव्स दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स। अब इनकी प्रॉपर्टीज में आपको फर्क नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल एस वेव्स यानी कि सेकेंडरी वेव्स, अब इनका मूवमेंट डिपेंड करता है ऑन द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। आप देखेंगे ये ट्रैवल करती हैं ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल्स। याद रखने का तरीका क्या है? एस फॉर एस वेव्स, एस फॉर सॉलिड्स, कभी भी पेपर में गलत नहीं होगा। वहीं पी वेव्स की बात करें, प्राइमरी वेव्स, दे ट्रैवल थ्रू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल्स। अब ये तीनों मीडियम से पास हो रहे हैं, लेकिन इनकी वेलोसिटी में डिफरेंस देखा जाएगा मीडियम्स में। एक और लाइन आप देखिए, द वेलोसिटी ऑफ द वेव्स चेंज जैसे ही वो डिफरेंट मटेरियल्स और डिफरेंट डेंसिटी से ट्रैवल करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो डायरेक्शन में बदलाव देखा जाएगा, वेलोसिटी में बदलाव देखा जरूर जाएगा। यही अगर एक और चीज समझे, आप देखिए जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे कई बार पेपर में सवाल आया हुआ है, पी वेव मूव्स फास्टर and they're the first to arrive at the surface. However, जो S वेव है वो कुछ टाइम लैग के साथ अराइव करती है सरफेस पे। वैसे तो आपको ये दोनों पॉइंट याद ही होने चाहिए, पर मैं इसको ना थोड़ा कॉन्सेप्ट से जोड़ देती हूँ, आप भूलोगे नहीं कभी। एक इमेज की हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ। पी वेव्स की अगर हम बात करें तो अगर वेव की डायरेक्शन ये है तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम भी यहां सेम डायरेक्शन में होंगे और मूव करते हुए आप देखेंगे ये उस मटेरियल में स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग भी कॉज करेंगे। वहीं जब हम एस वेव की बात कर रहे हैं, अगर वेव की डायरेक्शन ये है तो पार्टिकल्स की मूवमेंट परपेंडिकुलर टू इट होती है, तभी आप देखते हैं यहां पे क्रेस्ट और ट्रोज की बात होती है। अब जो हमारा मेन पॉइंट था कि पी वेव्स फास्टर क्यों ट्रैवल कर रही हैं, अब आप समझिए। पी वेव्स जो है यहां पे जो फोर्स का एप्लीकेशन है, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। इसी वजह से आप देखोगे कि हेंस दे ट्रांसमिट देयर एनर्जी क्वाइट इजीली थ्रू द मीडियम और क्विकली ट्रैवल करती हैं। वहीं एस वेव्स आप देखिए क्रेस्ट और ट्रोज की तरह ट्रैवल कर रही हैं, राइट। तो पी वेव्स का जो ये नेचर है टू अप्लाई द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इसकी वजह से दे ट्रैवल फास्टर, राइट। तो कॉन्सेप्ट से एसोसिएट कर दिया, अब आप इसे नहीं भूलेंगे। चलिए कमिंग बैक टू आवर स्लाइड। अब यहां पर देखिए एक लाइन लिखी हुई है, एस वेव का कैरेक्टरिस्टिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट हैज हेल्प्ड साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। कैसे? इसको होल्ड पे रखिए, अभी जब हम शैडो जोन पढ़ेंगे मैं इस टॉपिक पे वापस आऊंगी और तब आपको ये समझाऊंगी। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा कि अब जो है पी वेव्स और एस वेव की अगर हम बात करें तो कीवर्ड्स हम यहां देख लेते हैं। यहां पर आप देखिए पी वेव वाइब्रेट पैरेलल टू दी डायरेक्शन ऑफ द वेव, है ना। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वहीं एस वेव्स की बात करें, मैंने यहां पे क्या बताया, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। तो अगेन कीवर्ड्स आपने यहां पर याद रखने। अभी तक हमने बात की बॉडी वेव्स की, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स। अब हम बात करेंगे यहां पे सरफेस वेव के बारे में। अब सरफेस वेव का बेसिक हमें पता है कि जब बॉडी वेव्स इंटरैक्ट विद द सरफेस रॉक्स तो न्यू सेट ऑफ वेव्स जनरेट होती हैं जिन्हें हम
सरफेस वेव कहते हैं एंड दे मूव अलोंग द सरफेस। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये बता रहे हैं, अब एक ही जगह पे सारा कंटेंट नहीं दिया हो ना एनसीईआरटी में, तो अकॉर्डिंगली हम पढ़ेंगे। सरफेस वेव्स आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डैमेजिंग वेव्स। सरफेस पे इन्हीं की वजह से तो डैमेज या डिस्ट्रक्शन की बात हो रही है, राइट। उसके बाद हमने देखा कि पी वेव्स ट्रैवल फास्टर क्यों करती हैं, तो ये वाला पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, रेफरेंस बुक से ये लिया गया है। अब एक और चीज वो बता रहे हैं, देखिए, सरफेस वेव्स आर लास्ट टू रिपोर्ट ऑन द साइज्मोग्राफ। आप देखो, अगर आप इस इमेज को देखो, है ना, पहले पी वेव का अराइवल है, फिर एस वेव का, फिर सरफेस वेव का। तो वही वो बता रहे हैं कि सरफेस वेव्स आर लास्ट टू रिपोर्ट ऑन द साइज्मोग्राफ, और ये डिस्ट्रक्टिव भी है। हमने पीछे भी देखा, डैमेजिंग है, डिस्ट्रक्टिव है। सरफेस पे जाके यही तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स कॉज कर रही हैं, हेंस द कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर अकर्स। तो ये बहुत डिस्ट्रक्टिव मानी जाती है। वही एक और पॉइंट जो हमने पहले भी देखा कि अगर रिफ्लेक्शन होगी तो वेव रिबाउंड होगी, है ना, और रिफ्रैक्शन होगा तो हमने देखा अगर मीडियम बदलेगा तो वेव की डायरेक्शन में भी डिफरेंस देखा जा सकता है। अब यहां पर जो एक कॉन्सेप्ट आता है वो है शैडो जोन। शैडो जोन भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं आपको ना थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाती हूं। अब आप देखोगे earthquake waves get recorded in the seismograph located at far off locations, लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरियाज हैं जहां पे वेव्स रिपोर्ट ही नहीं होती, इन्हें शैडो जोन कहते हैं। अब ये हम बता क्या रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम एस वेव्स की बात करते हैं। हमें पता है, मैंने आपको याद रखने के लिए भी कहा था, एस वेव किससे पास करती हैं, सॉलिड से पास करती हैं। अब इसका रेलेवेंट शैडो जोन से क्या है, देखिए, जब भी आप इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बात करते हैं, हम 3 लेयर्स की बात करते हैं, है ना। हम कहते हैं क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। अब कोर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इनर कोर एंड आउटर कोर। अब इनर कोर जो है हमारे पास, ये है सॉलिड, है ना, क्योंकि इस पर हर तरफ से ओवरलाइंग प्रेशर है। लेकिन आउटर कोर है हमारी लिक्विड। आउटर कोर क्या है, लिक्विड। अब एस वेव हमें पता है केवल सॉलिड से पास करती है। तो जब ये आउटर कोर पर आएंगी, इस वाले इमेज को देखिए, जब ये आउटर कोर पे आएंगी, ये तो पास ही नहीं कर पाएंगी उससे, क्योंकि आउटर कोर क्या है, लिक्विड है। इसीलिए आप देखिए कि इसके आगे आपकी रीडिंग जो है या जो मूवमेंट है वो उस तरह की है। तभी आप देख सकते हैं ये पैटर्न निकल के आता है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये पास नहीं होंगी इससे। क्यों, क्योंकि आउटर कोर क्या है आपका, लिक्विड है, और एस वेव तो केवल सॉलिड से पास होती है। तो उसी प्रॉपर्टी के बेस पे जो है ये आपका पैटर्न निकल के आता है। और इसीलिए आप देखिए ये जो पूरा जोन है, यहां पे एस वेव की रीडिंग नहीं आ रही। इससे आप देखिए यहां पे लिखा भी हुआ है, एस वेव का शैडो जोन कहा जा रहा है। अब एक पॉइंट हमारा पीछे रह गया था, दोबारा देख लेते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस वेव कि ये सॉलिड से पास करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने साइंटिस्ट को हेल्प किया है इन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर। अगर किसी जगह से एस वेव पास नहीं हुई तो हमें पता है वहां पर सॉलिड तो नहीं है। तो इसीलिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है। कभी मेंस में भी सवाल आ सकता है कि वेव्स किस तरह से अर्थ के इंटीरियर को समझने में मदद करती हैं, और वहां पर आप इस पॉइंट को जरूर लिखें। वहीं अगर हम पी वेव्स की बात करें, अब पी वेव्स में हमने पढ़ा था कि ये सॉलिड, लिक्विड, गैसेस मटेरियल से पास करती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आप देखेंगे कि डायरेक्शन में बदलाव नजर आएगा, वेलोसिटी में बदलाव नजर आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि अगर मूवमेंट, आप देखिए यहां पे मीडियम बदला तो डायरेक्शन भी बदला, है ना, मीडियम बदला तो डायरेक्शन भी बदला। तो बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी अब कुछ शैडो जोन्स निकल के आए हैं, है ना, और ये वो ट्रेंड है जो आपको याद रखनी है, ये वैल्यूज आपको याद रखनी है कि बेस्ड ऑन दीज डिफ्लेक्शंस, जो चेंजेस देखे गए हैं इन द डायरेक्शन, यहां पर
105 से 145 डिग्री के बीच में पी वेव्स का शैडो जोन है, राइट, बेस्ड ऑन जो चेंज इन डायरेक्शंस देखे गए। अब अगर आप दोनों को एक बार कंपेयर करें तो ज्यादा बड़ा शैडो जोन किसका है? एस वेव का शैडो जोन है। सवाल ऐसा आ सकता है, क्या कोई ऐसा जोन है जो दोनों में कॉमन है? आप कहोगे हाँ जी, ये जो जोन है 105 से 145, आप देखोगे ये तो दोनों में ही कॉमन है, तो कुछ कॉमन शैडो जोन भी यहां पर हमें जरूर मिलेगा। अब कंटेंट की बात करें तो कुछ तो ऐसे जोन्स होंगे जहां पे वैल्यूज पी और एस वेव्स दोनों की होंगी, लेकिन शैडो जोन्स है। अब हमने कुछ वैल्यूज देखी, जैसे हमने कहा जोन बिटवीन दीज, है ना, आप देखो ये वैल्यूज आप याद रखना, इनके बीच का जो जोन है ना। अब ये शैडो जोन है फॉर बोथ पी वेव्स एंड एस वेव्स, वही वो यहां बता रहे हैं। वही अगर आप इसके बियॉन्ड देखोगे, है ना, सिंपल शब्दों में आप देखो बियॉन्ड दिस, तो आपको पी वेव्स की यहां पे वैल्यूज आएंगी, दिस विल एक्ट अ शैडो जोन फॉर एस। तो वही वो बता रहे हैं कि बियॉन्ड दिस वैल्यू केवल अराइवल ऑफ पी वेव्स ही रिकॉर्ड होगा। वही एस वेव्स की बात करें तो वो कह रहे इंटायर जोन बियॉन्ड 105 डिग्री, आप देखिए इंटायर जोन बियॉन्ड दिस क्या है? एस वेव का शैडो जोन है। तो वैल्यूज आपने याद रखनी है। अब वो कह रहे हैं अगर हम कंपेयर करें, हमने देखा कि शैडो जोन ऑफ एस तो मच लार्जर है देन पी वेव्स, रादर इट इज ओवर 40% ऑफ द अर्थ्स सरफेस। तो ये लाइंस, ये वैल्यूज आपने याद रखनी है, डायरेक्टली पेपर में पूछी जाती है। अब टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक में, है ना, मैंने आपको बताया मैन मेड कॉजेज हो सकते हैं, नेचुरल कॉजेज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक्टोनिक प्लेट्स, फॉल्ट्स, है ना, इनके अराउंड अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो है ना, इनकी हम बात करते हैं कि इंडियन प्लेट अभी भी मूव कर रही है टुवर्ड्स यूरेशियन प्लेट, तभी हिमालयाज में साइज्मिसिटी बहुत ज्यादा है। तो टेक्टोनिक प्लेट्स का इंटरैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली जहां पे वोल्केनिज्म है, जहां पे वोल्केनिक इरप्शन है, तो आप देखोगे इन एरियाज ऑफ एक्टिव वोल्केनोज वोल्केनिक अर्थक्वेक्स भी होंगे। जहां इंटेंस माइनिंग एक्टिविटी होगी, है ना, कभी माइंस के रूफ कोलैप्स हो सकते हैं, ट्रेमर्स हो सकते हैं, अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, इनको कोलैप्स अर्थक्वेक्स कहते हैं। कभी हम ग्राउंड शेकिंग देख सकते हैं ड्यू टू एक्सप्लोजन ऑफ केमिकल और न्यूक्लियर डिवाइसेस, इनको एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स कहते हैं। सिमिलरली रेजरवॉयर इंड्यूस साइज्मिसिटी, बड़े बड़े रेजरवॉयर्स हैं, है ना, बहुत प्रेशर रहता है, अब कभी प्रेशर रिलीज होगा, दैट कैन ऑल्सो कॉज अर्थक्वेक्स। तो मल्टीपल कारण हो सकते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा मेजरिंग अर्थक्वेक्स। अब जब भी हम अर्थक्वेक मेजर करने की बात करते हैं, दो स्केल्स की बात होती है, रिक्टर स्केल एंड मकाली स्केल। देखिए, जब भी अर्थक्वेक इवेंट्स को आप मेजर करेंगे, दैट विल बी आइदर अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक और बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द शॉक। कहने का मतलब क्या है, कई बार आप न्यूज में देखते होंगे ना, बताया जाता है अर्थक्वेक ऑफ 5.6 मैग्नीट्यूड, 7 मैग्नीट्यूड। तो ये जो मैग्नीट्यूड है ना, ये रिलेट करता है टू द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। तो ये रिक्टर स्केल का रेफरेंस है, इसको मैग्नीट्यूड स्केल भी कहा जाता है, और इसका जो स्केल है वो एक्सप्रेस होता है इन नंबर्स 0 to 10। लेकिन एक और स्केल है यहां पे जो कि अकाउंट में लेता है कितना विजिबल डैमेज हुआ है बाय दिस अर्थक्वेक, राइट। तो वो जो विजिबल डैमेज वाला स्केल है, राइट, उसको कहा जाता है मिर्काली स्केल, राइट। और इसकी इंटेंसिटी इज फ्रॉम 1 to 12, या रादर इसकी रेंज ऑफ इंटेंसिटी स्केल इज फ्रॉम 1 to 12। और रिसेंटली यूपीएससी द्वारा कंडक्टेड एक एग्जाम में इस पर सवाल भी पूछा हुआ है, तो आप इसको यूपीएससी रिपीटेड थीम मानकर ही प्रिपेयर करें। तो ऐसा बहुत सारा कंटेंट आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक, प्रिपेयर वेल, बाय बाय।